3D या 4D या 5D सीरीज की बात करते थे, याद करिए कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने ऐसा बोला था कि 3D में D4 D9 नहीं आएगा और इसके बदले D5 D10 रिपीट होगा। इस तरह से हमने कुछ बात करी हुई है। ये जो बात हमने करी थी कि ये नहीं आएगा वो रिपीट होगा, ये सब किसके लिए बोला गया है बेटा? एटॉमिक। चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक के साइज के ट्रेंड्स को देख लिया था। अब डी ब्लॉक के बाद हमें एफ ब्लॉक के साइज के ट्रेंड्स को समझना है। तो एफ ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो एफ ब्लॉक में बेसिकली हमें 4F सीरीज के बारे में पढ़ना है बेटा। 4F सीरीज, एफ ब्लॉक। सबसे पहले यहां पर जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें हमें दो टाइप के रेडियस पढ़ने बेटा। एक तो इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पढ़ना और एक इनके आयनिक रेडियस का ऑर्डर पढ़ना है। आयनिक रेडियस जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ेंगे और वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है बेटा +3। ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे या यबलू डब्लू जो भी याद है आपको, याद रखिए इसे। चले बेटा ना, यहां पर ये जो एलिमेंट्स अभी आपके सामने लिखे हैं 4F के, इनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर होता है। अब सबसे पहली बात, इनके जब एटॉमिक रेडियस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिलाना पड़ता है बेटा, डर लगी, जब डरेगा इंसान तभी कुछ काम करता है, बिना डर के इंसान कोई काम नहीं करता। ठीक है, चलिए 4F सीरीज एफ ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। वो गर्दन तोड़ने वाले बाहर बैठे हुए अब इधर ध्यान देना, ठीक है। 4F सीरीज एफ ब्लॉक के बारे में बात करें बेटा, 58 से लेकर 71 इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। कल हम लोगों ने 3D में एक डिस्कशन किया था कि 3D के अंदर जब कोवेलेंट रेडियस का हमने बात करा था तो फेकोनी का साइज बराबर था, उससे पहले साइज डिक्रीज हो रहा था, उसके बाद साइज इंक्रीज हो रहा था। फिर हमने जब मेटालिक रेडियस की बात करी थी तो मैंने बोला था मन का साइज बड़ा हो जाएगा, और किससे बड़ा हो जाएगा? आजू बाजू वालों से। उसका रीजन हम लोगों ने देखा था वीक मेटालिक बॉन्ड, और वो वीक मेटालिक बॉन्ड क्यों बन रहा था? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, यहां पर भी ठीक उसी तरह से एक पॉइंट आने वाला है आपके सामने, और वो क्या है? ध्यान सुनेगा। बात बताइए, पहले इसके जनरलाइजेशन को समझ लेते हैं। एफ ब्लॉक बेटा जब भी हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज है हमारे पास, एक लैंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। आप लोगों को मेनली जो स्टडी करनी होगी प्रॉपर्टीज, वो लैंथेनाइट सीरीज की करनी होगी। जैसे कल हमने 3D पढ़ा, पर 4D 5D 6D के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि एनसीईआरटी उसके बारे में मेंशन नहीं करता ज्यादा। वैसे 4F और 5F में एनसीईआरटी जब भी डिटेल में डिस्कशन करता है तो 4F का डिस्कशन करता है। 5F जो है, 5F की भी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी एफ ब्लॉक में लिखता है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद एनसीईआरटी एक और बात लिख देता है पैराग्राफ के एंड में कि द प्रॉपर्टीज आर नॉट डिटरमाइंड एक्यूरेटली बिकॉज द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। 5F के जो एलिमेंट होते हैं 90 से 103 वाले, वो मेनली रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव में दो बातें आती है, आप लोगों ने डीके के बारे में सुना होगा कि रेडियो एक्टिव डीकेइंग होती है। तो 90 से 103 में जो शुरू के 3-4 एलिमेंट्स हैं उनका हाफ लाइफ पीरियड ठीक ठाक होता है, लेकिन उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हाफ लाइफ पीरियड मिनट्स में होता है। और मिनट्स में अगर हाफ लाइफ पीरियड है, इसका मतलब है उनका डीकेइंग बहुत फास्ट होता है। और इसीलिए जब आप उनका डीके देखेंगे तो उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने में आप प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस सेटअप करेंगे उतने में वो डीके हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है किसके साथ बेटा? 5F के एलिमेंट्स के साथ। इसलिए मेनली हमें जो स्टडी करना होता है वो किसको स्टडी करना होता है? 4F के एलिमेंट्स को। ठीक है, अब यहां पर 4F में अगर बात की जाए तो 4F की पोजीशनिंग थोड़ा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि पूरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 3rd के मेंबर है, लेकिन ग्रुप 3rd में रखने की जगह नहीं थी तो हमने इनको अलग से लेफ्ट टू राइट पोजीशन किया। अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे रेडियस हो गया, आई हो गया, ईए, ईएन या आगे कुछ भी पढ़ेंगे, उसमें हमें जब इनके ट्रेंड्स को बनाना होगा तो अब इसमें बात ये आती है कि सर ग्रुप वाला फैक्टर लगाना है या पीरियड वाला फैक्टर लगाना है। तो इनकी पोजीशनिंग पीरियोडिक टेबल में कैसी है बेटा? लेफ्ट टू राइट। उस टॉपिक को लेकर जो लेफ्ट टू राइट का जो भी फैक्टर होता है उसी से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे रेडियस की अभी हम बात कर रहे हैं, और रेडियस में लेफ्ट टू राइट के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। तो वही फैक्टर आपको यहां पर लगाना होगा। दूसरी बात, ये 58 से 71 सारे के सारे कहला रहे हैं बेटा लैंथेनाइट्स, और इनका नाम लैंथेनाइट क्यों रखा गया है? क्योंकि ये लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद वाले एलिमेंट्स है। तो कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको सीरियम से पहले लैंथेनम भी इंक्लूड करके दे देगा। हालांकि लैंथेनम इस सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी कई बार आपको इस क्वेश्चन में लगा के दे दिया जाएगा। और जब लैंथेनम भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड होगा तो भी आपको कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको लेफ्ट टू राइट सीरीज का पार्ट मानते हुए, वो सीरीज का पार्ट है नहीं पर सीरीज का पार्ट मानते हुए जो फैक्टर आप लगा रहे हैं जेड इफेक्टिव वगैरह, उसी फैक्टर से आपको उसको भी क्या कर देना है बेटा? सॉल्व कर देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रेडियस पे आते हैं बेटा।
ये बात बताइए, लेफ्ट टू राइट में रेडियस में हमारे पास कौन सा फैक्टर है बेटा, जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है बेटा, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम। हर जगह साइज कम होगा, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन आएगा और वो है ईयू, यूरोपियम। जैसे कल हमने बोला था मन बड़ा हो गया था, और मैंने बोला था मन बड़ा हो गया था, सबसे बड़ा हो गया था, बड़ा हो गया था, बड़ा हो गया था किससे, आजू बाजू। यहां पर ईयू जो है ना वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ईयू सबसे बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज इन 4F सीरीज। इस पूरी सीरीज में अगर किसी का साइज सबसे बड़ा है तो वो ईयू है। बाकी पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो लेफ्ट टू राइट जाके डिक्रीज होने का जो ट्रेंड था वही रहेगा। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, जैसे वहां पर मन बड़ा हो जाता था, यहां पर कौन बड़ा हो जाएगा बेटा, ईयू बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा या सबसे बड़ा हो जाएगा, सब ईयू, यूरोप, यूरोपियम, इस तरह से भी याद कर लेंगे। यूरोप का साइज बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा हो जाएगा बेटा यहां पर यूरोपियम का साइज। इसका रीजन भी वही है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग बेटा, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ध्यान सुनिएगा, कल हम लोगों ने बात कर रहा था कि मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो स्टेबल था, और स्टेबल था तो वो उतने पावरफुली बॉन्ड नहीं बना रहा होगा जितना पावरफुली या जितना स्ट्रेंथ के साथ बाकी एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे। सेम कहानी यहां पर यूरोपियम की है। यूरोपियम में जब आप चेक करेंगे तो यूरोपियम को बेटा एक बात समझना, ये 4F के एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, मेटल। और मेटल के लिए आप कौन सा रेडियस निकालोगे, मेटालिक रेडियस। मैंने यहाँ एटॉमिक रेडियस लिखा जरूर है, एटॉमिक रेडियस तो कोवेलेंट को भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस तो वंडरवॉल को भी बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस तो मेटालिक को भी बोल देंगे। बेसिकली दिस इज द मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस है इसीलिए हम मेटालिक बॉन्ड से कंपेयर भी कर रहे हैं। अगर कोवेलेंट रेडियस होता तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते, ठीक है। यूरोपियम में क्या हो रहा है, यूरोपियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो याद करिए, अब तक 56 भरो, से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा, और ये 4F7 है बेटा। अब 4F7 मैंगनीज की तरह याद करिए, मैंगनीज की तरह ही क्या इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं बेटा, है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये स्टेबल है बेटा। और अगर ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में उतनी बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा जितनी बढ़िया तरीके से बाकी अदर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और इसीलिए इसका मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक बनता है इसमें। दूसरी बात यहां समझने लायक क्या है, ये जो बात अभी मैंने करी ये तो मैंगनीज से मिलती जुलती होगी। दूसरी बात ये बेटे कि इन सब एलिमेंट्स में जब आप वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, देखो एफ ब्लॉक का जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2, N-1D 0 और 1, N-2F 1 to 14। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मतलब ये ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यही S, D और F जो दिख रहे हैं आपको। अब देखो ये S2 तो सब में आएगा, अब तक 56 भरों में तो ये आना ही था, 6s2 तो आना ही था, सब में आना था। तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो हर एलिमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड में। जिसके डी में 0 होगा उसका 0, जिसके डी में 1 होगा उसका 1। और बाकियों के जब F1 2 3 4 5 6 होंगे, मतलब हाफ फील्ड को छोड़कर या फुल फील्ड को छोड़कर, तो बाकियों के जब 1 2 3 4 होंगे तो वो F के इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना कम होगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो साइज धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही यूरोपियम की बात आती है ना, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्यों? क्योंकि इसका डी तो 0 है, F7 वाले पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल के हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और जब 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 या 3 से ज्यादा के मुकाबले 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बाकी सब के मुकाबले इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा मिलेगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, इसी वजह से इसका जो साइज है वो आपको पूरे 4F सीरीज में क्या मिलेगा बेटा? लार्जेस्ट। दूसरी बात, कभी यहां पर मैंने बोला था लैंथेनम दे दे, तो मैंने अभी क्या लिखा है कि यूरोपियम का साइज 4F सीरीज में लार्जेस्ट है। इवन अगर लैंथेनम दे दे तो भी यूरोपियम का साइज लैंथेनम के मुकाबले भी यूरोपियम का साइज बड़ा है। कभी इनकेस आ जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में मैं लैंथेनम हटा दे रहा हूं, बट आपको पॉइंट बता दिया कि उसको इस सीरीज का मेंबर मानते हुए आप ये पॉइंट अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात यहां पर क्या आ रही बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि एटॉमिक रेडियस को समझने के बाद हमें समझना है इसका आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में आपको जो कंडीशन बता रखी बेटा वो है इनका +3 वाला स्टेट। +3 स्टेट इसीलिए
क्योंकि ये इनका कॉमन स्टेट है। पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप थर्ड का मेंबर है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद करिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 1A 1B 2A 2B जो हम बोलते थे वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे मैंने बोला था। और अगर थर्ड ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप नंबर थर्ड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करते हैं। तो इन सबका एक कॉमन स्टेट होता है +3। सारे लैंथेनाइड्स और सारे एक्टिनाइड्स एक कॉमन स्टेट दिखाते हैं बेटा, और वो स्टेट होती है +3। अब हम इन सबको +3 स्टेट में कंसिडर करके चल रहे हैं। एनसीईआरटी में एटॉमिक रेडियस भी दे रखा और ये आयनिक रेडियस भी दे रखा, दोनों बातें हैं एनसीईआरटी में। और एटॉमिक रेडियस का कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है, मतलब एटॉमिक फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है और आयनिक फॉर्म में भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। जब आप डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी उठाएंगे तो एक टेबल दे रखा है पूरा टॉप टू बॉटम, जहां पर लैंथेनम से लेकर 71 सारे एलिमेंट आपको दे रखे हैं लाइन से, ठीक है। और उन सबका एटॉमिक नंबर, उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, उनका m का रेडियस और उनका m+3 का रेडियस, ये सारी वैल्यू एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आज तक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ये दिया एनसीईआरटी में, आया नहीं है। आएगा तो सबसे दिक्कत वाली जो बात पड़ेगी वो क्या पड़ेगी बेटा, यूरोपियम। पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो गड़बड़ होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आता है आयनिक रेडियस की बात। अब आयनिक रेडियस की जब बात आती है ना बेटा, तो आयनिक रेडियस के अंदर आपको +3 स्टेट देखने को मिल रहा है। अब ये +3 में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। एटॉमिक रेडियस में यूरोपियम का साइज बड़ा हो गया, लेकिन जब हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो आयनिक रेडियस में देयर इज नो एक्सेप्शन। लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर बिना किसी एक्सेप्शन के साइज लगातार क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर जो है एग्जाम में, मैंने बोला एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आयनिक का क्वेश्चन इसका कई बार एग्जाम में आ चुका है और उसके पूछे जाने का रीजन ये कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब बात ये आती है, देखो ऑर्डर में इसमें समझने लायक तो कुछ भी नहीं है, बस जो पॉइंट समझने लायक है वो ये है कि सर जब ऊपर यूरोपियम में एक्सेप्शन आ रहा था तो सर यहां पर क्यों नहीं आ रहा है, ये है समझने वाली बात। बाकी ऑर्डर तो सिंपल है, जो होना चाहिए वही है। तो यूरोपियम में ऐसा क्या हो गया यहां पर आने पर कि चेंज नहीं आ रहा है और नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। एक बात सुनेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में प्रीवियस एडिशंस में एक बात लिखी हुई थी, डी एंड एफ मतलब पुराना एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे, जब एम्स वेम्स हुआ करता था, तो डी एंड एफ बहुत खतरनाक एनसीईआरटी थी, बहुत खतरनाक। और इसीलिए एम्स में आप देखोगे जितने ज्यादातर क्वेश्चन आते तो डी एंड एफ के पूछता था ज्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि वो एनसीईआरटी समझना और समझाना बहुत खतरनाक काम था उस समय पे, ठीक है। अब क्या है, कुछ लाइनें एनसीईआरटी से हटा दी गई हैं, जो पुरानी डिफिकल्ट लाइनें थी या जो समझ में नहीं आती थी बच्चों को, हटा दी। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इन आयनिक स्टेट देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हुआ था, इन आयनिक स्टेट देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटे कि जब हम 3D या 4D या 5D सीरीज की बात करते थे, याद करिए कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने ऐसा बोला था कि 3D में D4 D9 नहीं आएगा और इसके बदले D5 D10 रिपीट होगा। इस तरह से हमने कुछ बात करी हुई है। ये जो बात हमने करी थी कि ये नहीं आएगा वो आएगा वो रिपीट होगा, ये सब किसके लिए बोला गया है बेटा, एटॉमिक फॉर्म के लिए। किसके लिए बोला गया, एटॉमिक। आयनिक फॉर्म में सब कुछ आएगा, आयनिक फॉर्म में D4 भी आएगा, D9 भी आएगा, सब कुछ आएगा। जैसे कैसे पता चलेगा ये, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s2 3d1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s2 3d2, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s2 3d3, इसमें एक्सेप्शन आके 4s1 3d5 हो जाता था। अब आप देखो यहां पर आपको एटॉमिक फॉर्म में D4 देखने को नहीं मिला, लेकिन जब आप इसका आयन बनाओगे, क्रोमियम +2 का जरा कॉन्फ़िगरेशन सोचने की कोशिश करें। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटे, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पहले कहां से निकलेगा, वैलेंस शेल से। एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक यहां से गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो क्या बताइए, D4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, जैसे वहां D4 नहीं आ रहा था लेकिन आयनिक फॉर्म में D4 आ रहा है। तो यह बात यहां पर समझने लायक है कि जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो बेटा यहां पर आप इनके 4f के कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। आप अब तक 56 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन निकालिए उसको, निकाल लिया बेटा। उस अब तक 56 वाले कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए, सबसे पहले 4f1 आ रहा होगा, फिर डायरेक्ट 4f3 आ रहा होगा, मतलब वहां f2 नहीं आ रहा। और ऐसे ही f7 के बाद जब आप देखोगे तो f9 आ रहा होगा, f8 नहीं आ रहा होगा। तो जैसे हमने बोला D4 D9 नहीं आएगा, वैसे इस सीरीज में आप देखोगे तो F2 F8 नहीं आएगा, लेकिन आयनिक फॉर्म में F2 भी आएगा
और F8 भी आएगा। देखिएगा इधर ध्यान से, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है वहां पर जब आप +3 लगाओगे तो सीरियम के जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है पहले वो निकलेंगे 2 और एक 5d1 निकलेगा। इसका मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा 4f1। देख लीजिए आराम से क्या बनेगा 4f1। अगली वाली कॉन्फ़िगरेशन देखिए 6s2 निकल जाएगा और 4f में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनेगा 4f2 और ये लगातार चलता जाएगा बेटा 4f3 4f4 4f5 4f6 विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता जाएगा 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 और 4f14। ये कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगी रीअरेंज होके आयनिक फॉर्म में। तो देखो एटॉमिक फॉर्म में तो F2 F8 नहीं आ रहा था लेकिन आयनिक फॉर्म में सब कुछ आ रहा है और लगातार F में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 बढ़ रहे हैं। अब एक बात समझिए, एसपीडीएफ के शील्डिंग का ऑर्डर याद करिए बेटा। एसपीडीएफ के शील्डिंग के ऑर्डर में हमने बोला था एस और पी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है और डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है। अगर यहां पर एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग पुअर होती जा रही है, तो क्यूमुलेटिव पुअर शील्डिंग का इफेक्ट कंबाइन हो रहा है ना। अब जैसे ही शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बोलता है बेटा जेड माइनस सिग्मा। अगर ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं शील्डिंग पुअर होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है और जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। क्या वैल्यू बढ़ने में कोई एक्सेप्शन आ रहा है या स्मूथ ट्रांजिशन है बेटा, स्मूथ ट्रांजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा तो साइज लगातार कम होगा। वहां पर तो मेटालिक रेडियस का बात था बट यहाँ आयनिक फॉर्म है तो यहाँ पर एफ के इलेक्ट्रॉनों की कंटिन्यूअस एंट्री की वजह से ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। अच्छा अगर इसमें फिर से बोल रहा हूं लैंथेनम आ जाए, मैंने बोला था कई बार इस सीरीज के साथ लैंथेनम फ्री देगा आपको, तो मान लीजिए लैंथेनम +3 यहां दे दे तो भी यही ट्रेंड बनेगा, डिक्रीजिंग 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 ट्रेंड बन जाएगा। नोट कर ले इस बेटा। वहां पर आप क्या कंपेयर कर रहे हो मेटालिक बॉन्ड, या मेटालिक बॉन्ड देखोगे आयनिक रेडियस देखो। आयनिक रेडियस को मेटालिक बॉन्ड से क्या लेना देना, आयनिक रेडियस को लेना देना होता है जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ रहा है ना, चार्ज आ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जेड इफेक्टिव, चार्ज सेम है इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज वाला फैक्टर तो लगा नहीं सकते, तो हमें अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव देखना है। अब वो जेड इफेक्टिव किसके टर्म्स में देखोगे, शील्डिंग के टर्म्स में देखोगे, वो वाली बात आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के रिस्पेक्ट में करा, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड 3D सीरीज 4F सीरीज, ये चारों बातें हमने करी। अब हम लोग जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे वो डाउन द ग्रुप के ट्रेंड्स पढ़ेंगे और डाउन द ग्रुप में हमें फर्स्ट ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप सारे ग्रुप्स के हम लोग यहाँ पर ट्रेंड्स को समझ रहे होंगे। ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर अभी पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूंगा और उसके रिस्पेक्ट में आपको समझाऊंगा। मैं एक्सप्लेनेशन एक साथ दे रहा हूँ पूरे ग्रुप्स का और ट्रेंड में बाद में अलग से लिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस समझते जाइए क्या होने वाला है। जब हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा तो पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं बेटा तो यहां पर तो आ गया एस ब्लॉक, ये आ गया सपोज डी ब्लॉक और यहां पर हम लोग बना देते हैं पी ब्लॉक। देखिए सबसे पहले एसपीडीएफ ब्लॉक की अगर बात की जाए बेटे तो याद करने का तरीका आई होप सबको पता ही है। लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, इस तरह से हम लोग उसके एलिमेंट्स को फिल कर देते हैं। पहले यहां पर आ जाएगा है लीना की रब से फरियाद, यहां पर आ जाएगा बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स है बेटा 7 पीरियड्स है। डी की एंट्री 4th पीरियड से होती है और एफ की एंट्री 6 पीरियड ऑनवर्ड्स होती है, ये सब हम कई बार सुन चुके हैं। इसके बाद यहां पर आ रहा है ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 4 ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर 6 से लेकर 12। 3 और 4 के बीच में मैंने गैप दिखा रखा आपको, वो इसलिए दिखा रखा है क्योंकि एफ की एंट्री को दिखाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। थर्ड ग्रुप का याद करने का तरीका सेकेंड ईयर लाएंगे इसी, इसको याद करेंगे टी जरा हाफ और ये रदरफोर्डियम कुर्चाटोवियम 104 आएगा यहाँ पर। लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है, खैर उसकी जरूरत पड़नी नहीं हमें। फिर आ जाएगा वे नवाब थे या वो नोबिटा, करोड़ों मोल वाला, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जिंदगी कबाड़ा हो गई। ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 और ग्रुप नंबर 18 बैंगन आलू गाजर इन थैला। यहां पर आ जाए काशी गए संत प्रभु, यहां पर आ गया नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो,
इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर आ जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी, बहुत बढ़िया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब इनमें से जो ये लास्ट वाले एलिमेंट है इनके बारे में एनसीईआरटी कुछ डिस्कस नहीं करता, रेडियस का वैल्यू नहीं देता, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, यहां पर जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप हमने जो फैक्टर लिखा था कल वो था नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इसमें एक शेल है, दो शेल है, तीन शेल है, चार शेल है, पांच शेल है, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे शेल बाहर आता जाएगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या रेडियस बढ़ेगा। तो अब यहां पर एक ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना इन सारी बातों को। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा तो दो तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वो ट्रेंड्स जो नॉर्मल ट्रेंड्स है, नॉर्मल ट्रेंड्स मतलब विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, और एक ऐसे ट्रेंड मिलेंगे जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा विद इन द ग्रुप। तो ध्यान से देखिए, डाउन द ग्रुप में दो तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक विद कॉन्ट्रैक्शन और एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले विदाउट कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन मतलब नॉर्मल ट्रेंड जो होने चाहिए वो दिख रहे हैं आपको। तो पहली बात, 1 से लेकर 18 ग्रुप में कौन से ऐसे ग्रुप है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे और कहां पर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, उस पर बात करते हैं। पूरा एस ब्लॉक, ध्यान सुनेगा, पूरा एस ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक। क्या बोला मैंने? पूरा एस ब्लॉक और आधा पी। अब आधा पी ब्लॉक मतलब पी में 6 ग्रुप है तो 3 ग्रुप, पर बात यह आती पहले वाला आधा या बाद वाला आधा? बाद वाला आधा। पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, ये वो एरिया है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। आइए अगर देखते हैं, इसका मतलब है ग्रुप नंबर 1 2 16 17 और 18 ये वो एरिया है जो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, और ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब इसका जब हम ट्रेंड बनाएंगे तो आपको डाउन द ग्रुप लगातार साइज बढ़ता हुआ मिलेगा, कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं आएगा। सर इन बाकियों का क्या? बाकी कौन बचा बेटा? पूरा डी ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक, लेकिन पहले वाला आधा कंटिन्यूएशन में। कॉन्ट्रैक्शन जब लगता है तो लगातार लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यहां लग गया वहां नहीं लगा, वहां लग गया वहां नहीं लगा, ऐसा नहीं लगेगा, लगातार लगेगा। इसीलिए पूरा डी ब्लॉक और शुरू वाला आधा पी ब्लॉक, ये वो एरिया है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 15 में क्या लगेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रुप 3 4 से लेकर 12 ये तो डी ब्लॉक हो गया, और ग्रुप 13 14 15 ये पी ब्लॉक हो गया। यहां पर क्या लगेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात इसमें एक और जो क्लियर आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि थर्ड ग्रुप में एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। हमने बोला तो सही कि 3 से लेकर 15 तक कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेकिन ग्रुप 3 में एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। हाँ, इसका जो रिजल्ट आता है रेडियस का, वैल्यू बेस्ड जो रिजल्ट आता है वो कॉन्ट्रैक्शन जैसा मिलता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है पर इसका रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन जैसा मिलता है, इसलिए हम लोगों को याद करने में आसानी रहे तो हम बोल देते हैं कि 3 से लेकर 15 तक क्या लग रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन रियलिटी में ग्रुप थर्ड में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा, और वो सब आपको समझ में आ जाएगा कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं समझाया जा रहा आपको अभी, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि समझा दिया तो खत्म में खेल आपका, ठीक है। आइए इधर अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, ध्यान सुनेगा, क्योंकि जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं है उसमें तो कुछ दम वाली बात है ही नहीं, वहां तो नॉर्मल ट्रेंड है। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन लगता क्यों है, यहां पर लग रहा है तो यहीं पर क्यों लग रहा है, और कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड में क्या इफेक्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा, ये सब बातें हमें समझनी है। बेटा एक बात समझिए, डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से सिग्मा कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात करी थी हम लोगों ने। डी और एफ की शील्डिंग क्या होती है बेटा? पुअर। और अगर डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है, डी और एफ की शील्डिंग अगर पुअर होती है तो पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और अगर जेड इफेक्टिव, वैसे तो डाउन द ग्रुप हमें तो शेल नंबर यूज करना होता है, जेड इफेक्टिव का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब शील्डिंग पुअर हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करने लगेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज कम हो जाएगा। इसी बात को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन में दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन है टीसी और एक कॉन्ट्रैक्शन है एलसी। टीसी मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एलसी मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम से समझ में आना चाहिए, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, और एलसी लेंथेनाइड मतलब एफ पे भी स्पेसिफिकली 4F, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड 4F एंड 5F, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटे जो है ये होता है
ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, और अगर शील्डिंग पुअर है, सिग्मा पुअर है, ध्यान से देखिएगा, अगर सिग्मा पुअर है तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले कम हो जाएगा, और अगर साइज कम हो गया इसका मतलब है वहां क्या लग गया बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। तो डी की पुअर शील्डिंग की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरी बात, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f या f इलेक्ट्रॉन, f की पुअर शील्डिंग की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन हमें पढ़ने, एक तो लेंथेनाइड और एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्टिनाइड भी है थोड़ा बहुत, वो एफ ब्लॉक में बताएंगे, उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, अभी हमें इन दोनों को समझना है। तो बेटा ट्रांजिशन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, और इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्यों लगा, डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से लगेगा क्या कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिजल्ट क्या आएगा कि जिसपे कॉन्ट्रैक्शन लगेगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब देखो साइज छोटा हो जाने का क्या मीनिंग निकल रहा है, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में ए है, बी है और सी है, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, एलिमेंट एबीसी मान लिया। मान लो ये पहले पीरियड का एलिमेंट तो एक ही शेल होगा, दूसरे पीरियड का है तो 2 शेल होंगे, तीसरे पीरियड का है तो 3 शेल होंगे। तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए, और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या डी और एफ की शील्डिंग स्ट्रांग होती है या पुअर होती है बेटा, पुअर। शील्डिंग पुअर हुई तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो एक बात समझिएगा, ये तो तीसरा शेल आना चाहिए था बेटा, ये एक्चुअल में तो यहां आना चाहिए था, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ये शेल यहां नहीं जाएगा, इसका अट्रैक्शन बढ़ा है तो ये शेल को अंदर खींचेगा। जब ये शेल को अंदर खींचेगा तो देखिए यहां पर जो थर्ड शेल है वो ऐसा कुछ पास आ जाएगा, और जब ये पास आ जाएगा तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसका साइज डिक्रीज हो गया, और इसको हमने क्या बोला बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये आएगा कि जो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन लगा है उसका साइज जितना बड़ा होना चाहिए उसके मुकाबले छोटा होकर अपने से ऊपर वाले के लगभग बराबर हो जाएगा। लगभग बराबर, एग्जैक्टली बराबर नहीं, लगभग बराबर। लगभग के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, या तो वो बड़ा होगा एग्जैक्टली या ये बड़ा होगा, उसके ऊपर मैं लास्ट पे आऊंगा, अभी हम इसको लगभग को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आइए डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जहां पर लगेगा, जिसपे कॉन्ट्रैक्शन लगेगा उसका साइज अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर हो जाएगा। अब बात ये आई कि ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिजल्ट क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। ए और बी या सी और डी जो भी लिए उनके साइज बराबर हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट ये कि सर आपने बोला यहां तक कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, तो क्या इन सारे ग्रुप में टीसी लगेगा, इन सारे ग्रुप में एलसी लगेगा, या किसी एक पर्टिकुलर जगह टीसी लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह एलसी लगेगा, मतलब इनकी रेंज क्या है, कहां पर ये लगेगा कहां पर ये लगेगा, ये हमें समझना है। टीसी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह लगता है, और वो लगता है आलू गाजर के बीच में। टीसी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह लगेगा, और कहां लगेगा, आलू और गाजर के बीच में। और जो एलसी है वो इन सब जगह लगेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, टीसी और एलसी में से कोई एक कॉन्ट्रैक्शन एक ही जगह लगता है और कोई एक कॉन्ट्रैक्शन दूर दूर तक लगता है। तो टीसी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जो केवल एक जगह लगेगा, और एलसी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जो दूर दूर तक लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि एलसी इज मोर पावरफुल, क्योंकि इसकी शील्डिंग तो बहुत, डी और एफ दोनों की शील्डिंग पुअर होती है, पर इसकी तो सबसे ज्यादा पुअर होती है, और जिसकी शील्डिंग बहुत ज्यादा पुअर है उसके जेड इफेक्टिव का इफेक्ट बहुत ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट होगा, और इसीलिए टीसी एक जगह और एलसी बहुत सारी जगह। टीसी कहां लगेगा, आलू गाजर, जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा उनका साइज लगभग बराबर, आलू गाजर का साइज लगभग बराबर। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा गाजर में, और गाजर का साइज बराबर हो जाएगा लगभग आलू के। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इसके ऊपर अब हम ट्रेंड्स को समझेंगे साइज के। तो बेटा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जब आपको देखने को मिलेगा तो उसके लिए आपको टीसी और एलसी की जरूरत पड़ेगी, और टीसी और एलसी में एंट्री होनी चाहिए डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की। जब तक डी और एफ के इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तब तक ना कोई टीसी लगेगा ना कोई एलसी लगेगा। तो वहां तक का तो ट्रेंड हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले डाउन द ग्रुप जा रहे हो बेटा, अभी कोई यहां तक तो डी और एफ की एंट्री नहीं हुई है ना, यहां से एंट्री होगी। तो यहां तक तो आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो
साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ता जा रहा है। अब आप कैल्शियम तक आ गए। कैल्शियम के बाद बताइए स्कैंडियम से जिंक तक डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए बेटा? आ गए। अगर डी के 10 इलेक्ट्रॉन आए पहली बार, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, लेकिन इफेक्ट आएगा पहली बार का। जब पहली बार डी में 10 इलेक्ट्रॉन आए तो उनका जो कंबाइंड या क्यूमुलेटिव इफेक्ट लगा वो सबसे पहली बार किस पे लगेगा? गैलियम पे। उन 10 इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है एक साथ भर जाने का वो सबसे पहली बार गैलियम में देखने को मिलेगा। और जब गैलियम में देखने को मिलेगा तो गैलियम से पहले 10 पुअर शील्डिंग के डी के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बेटा। हाँ, अगर पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन आए हैं तो सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो गैलियम का साइज जितना बड़ा होना चाहिए उतना ना होकर उससे छोटा हो जाएगा, और छोटा होकर साइज लगभग अपने से ऊपर वाले के बराबर। इस कॉन्ट्रैक्शन में डी के इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुआ या एफ की वजह से हुआ? डी की वजह से। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों कि टीसी आपने बोला एक ही जगह लगेगा और एलसी बहुत सारी जगह लगेगा, क्या टीसी भी बहुत सारी जगह लग सकता था? तो देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए जर्मेनियम के पहले भी क्या 10 डी के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बेटा? हाँ। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझिएगा। जब पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, सिग्मा का ग्राफ कमजोर होता जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। डी में कम नीचे जाएगा, एफ में बहुत ज्यादा नीचे जाएगा क्योंकि एफ की शील्डिंग ज्यादा पुअर होती है। अब अगर डी में शील्डिंग पुअर हो गई तो मुझे बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन डी में आया या पी में आया? पी में। ये np1 है बेटा, ये np2 है बेटा, ये np3 है बेटा, इस तरह से बढ़ते जाने। मुझे बताइए डी की शील्डिंग यहां तक, डी की शील्डिंग पुअर हुई, उस पुअर शील्डिंग के बाद यहां इलेक्ट्रॉन आया पी में। पी की शील्डिंग पुअर होती है या स्ट्रांग होती है? स्ट्रांग। जो शील्डिंग पुअर हुई उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का काम किसने किया? पी ने। लेकिन अभी पी का एक ही इलेक्ट्रॉन आया, वो उसे कंपनसेट नहीं कर पाया, इसलिए यहां कॉन्ट्रैक्शन लगा। अब जैसे ही जर्मेनियम आया, जर्मेनियम के पहले भी शील्डिंग वाले, पुअर शील्डिंग वाले 10 डी के इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन अब जर्मेनियम में पी में 2 इलेक्ट्रॉन आए और वो 2 इलेक्ट्रॉन उस पुअर डी की शील्डिंग को कंपनसेट करने के लिए काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, और इस वजह से जर्मेनियम में कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आ पाता। और जब कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आ पाता तो साइज जो है वो नॉर्मली बढ़ता जाएगा। जब यहां कॉन्ट्रैक्शन लगा और यहां नहीं लगा, आगे तो कॉन्ट्रैक्शन लगने का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह लगा, दूसरी जगह नहीं लगा, फिर तीसरी जगह लग गया। मतलब डी की पुअर शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो यहां चालू हुआ और यहीं खत्म हो गया। इसका मतलब है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन केवल एक जगह लगेगा, और कहां लगेगा? आलू गाजर में। अब आगे कॉन्ट्रैक्शन खत्म। अब डी की वजह से कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा वो एफ की वजह से होगा। तो एफ का इंतजार करते हैं। आइए इधर घूम के आते हैं। अभी एफ की एंट्री नहीं हो रही है, लगातार जो साइज है डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता जाएगा। फिर से घूम के आइए, लगातार साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। यहां एंट्री हुई है अब जाके एफ की। पहली बार 4f की एंट्री हुई है बेटे यहां पर, और जब 4f की यहां एंट्री हुई तो मुझे बताइए 4f का जो पूरे 14 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे उसका सबसे पहली बार इफेक्ट क्या हाफ नियम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पहली बार वाला इफेक्ट याद रखिएगा। टीसी का पहली बार इफेक्ट कहां आया? गैलियम पे। और एलसी का पहली बार इफेक्ट कहां आया? हाफ नियम पे। ये काम आएगा आगे ना, पहली बार वाला इफेक्ट। अब बताइए हाफ नियम में इसकी पुअर शील्डिंग का इफेक्ट आया। अगर इसकी शील्डिंग पुअर है तो शील्डिंग नीचे चली गई, शील्डिंग नीचे चली गई तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज कम हो गया, और नीचे वाले का साइज लगभग ऊपर वाले के बराबर। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन लगा है ये क्या कहलाएगा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे बताइए जैसे यहां गैलियम के बाद मैंने जर्मेनियम समझाया कि जर्मेनियम में कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं लगा, तो मैंने बोला एलसी तो दूर दूर तक लगेगा, समझते हैं उसको कि यहां क्यों लग गया और यहां क्यों नहीं लगा। मुझे बताइए टैंटेलम जो है, जैसे जर्मेनियम से पहले भी तो 10 बार डी के इलेक्ट्रॉन आ चुके थे, वैसे टैंटेलम के पहले क्या 14f के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बेटा? हाँ। अगर 14f के इलेक्ट्रॉन आए तो शील्डिंग नीचे गया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो किस में आ रहा था? पी में। तो पी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा था। यहां पर इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है या डी में आ रहा है? डी। और डी की तो खुद की शील्डिंग पुअर होती है, इसीलिए वो जो पुअर शील्डिंग हुई है उसको ये कंपनसेट नहीं कर पाएगा। और अगर ये कंपनसेट नहीं कर पा रहा है तो ये इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा बेटा आगे भी, जब तक बैलेंस या काउंटर नहीं हो जाता। और इसीलिए इसका साइज भी बराबर,
इसका साइज भी बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी डी में ही आ रहा है और डी उस पुअर शील्डिंग को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन आगे तक काम कर गया। अब हम लोग आ गए कहां पर बेटा, इन थैला। अब मुझे बताइए, क्या थैलियम से पहले एफ के पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन आए हैं? तो हाँ आए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डी के हैं, इनकी भी शील्डिंग पुअर है, मतलब इससे पहले पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन आए हैं और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहां तक आया है। शील्डिंग पुअर ही चल रही है क्योंकि अभी तक डी और एफ आए। यहां आते ही पहली बार इलेक्ट्रॉन पी में गया, लेकिन 10 डी की पुअर शील्डिंग को ही ये बैलेंस नहीं कर पाया, तो यहां तो 14 एफ भी है, तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा बेटा। और जब ये बैलेंस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका कॉन्ट्रैक्शन भी एप्लीकेबल होगा और थैलियम में क्या लग जाएगा बेटा, एलसी। लेकिन इसके मुकाबले यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक जरूर हो गया होगा, क्योंकि पी की एंट्री हुई है। यहां पर आने पे थोड़ा और वीक पड़ा, यहां आते आते लगभग कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जैसे 10 डी को बैलेंस करने के लिए 2 पी के इलेक्ट्रॉन लगते हैं, वैसे 10 डी और 14 एफ को बैलेंस करने के लिए 3 पी के इलेक्ट्रॉन लगते हैं। यहां पर आकर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यहां कॉन्ट्रैक्शन दम तोड़ देगा। इसका मतलब आगे कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमने ये बोला कि ग्रुप 16, 17, 18 और ग्रुप नंबर 1 और 2 में कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अब देखो आगे बात आती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में कहां से कहां तक लगा बेटा, ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 15 तक। अब मैंने बोला था थर्ड को हम मान के चलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन जैसा काम करेगा, एक्चुअल में थर्ड में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। जब आप ये घूम के आए ना तो इनके साइज की बात आएगी, लेकिन इनके साइज की वैल्यू एनसीईआरटी ने दे नहीं रखी, तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये पॉइंट बस मार्केट के हिसाब से बता रहा हूं। डाउन द ग्रुप जाने पर इसका साइज बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो चुका है, तो अब तो नहीं लगेगा। लेकिन इनकी जब वैल्यूज देखी गई ना बेटा साइज की, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर मिली है। तो इसके बराबर होने के पीछे कॉन्ट्रैक्शन रीजन नहीं दे सकता। आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो चुका था। ऐसा थोड़ी कि वहां नहीं लगा फिर यहां लग गया, फिर यहां नहीं लगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसकी वैल्यू बराबर होती है, इसको एज अ फैक्ट हमें मानना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे रीजन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो, क्या 3 में भी साइज बराबर मिल रहा है बेटा? हाँ। और क्या 4 से लेकर 15 में भी साइज बराबर मिल रहे हैं बेटा? हाँ। तो आपको इफेक्ट एक जैसा देखने को मिल रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जैसा इफेक्ट 3 से लेकर 15 तक आता है। लेकिन दूसरी बात, अब बात ही आ गई कि सर आपने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्शन लगेगा आलू गाजर में, और ये कॉन्ट्रैक्शन आपने बोला यहां से लेकर यहां तक हर जगह लगेगा, लेकिन इतने बड़े ग्रुप में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा किस जगह पर? आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। एलसी कहां लग रहा है? यहां पर। एलसी कहां लग रहा है? यहां पर। एलसी कहां लग रहा है? यहां पर। यहां तो नहीं लग रहा, यहां तो नहीं लग रहा। आप पहचानिए, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन उन एलिमेंट्स के बीच में लगेगा जो 5th और 6th पीरियड के होंगे, क्योंकि एफ की एंट्री 6th पीरियड में हुई होगी। तो बेटा 6th पीरियड के जो ग्रुप नंबर 4 से लेकर 15 के एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इनका साइज अपने से ऊपर वाले के लगभग बराबर हो जाएगा। थर्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड में 7th पीरियड का साइज 6 के बराबर हो रहा है, बट यहां कोई कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है। तो ये ओवरऑल कंडीशन हम लोगों ने समझी कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से लगता है, कहां पर लगता है, और या फिर इसको पहचानने का एक और तरीका होता है। सिंपल सी बात, मुझे बताइए, अगर एफ की एंट्री करवानी है तो 4 मैजिक नंबर होते हैं हमारे पास, 2, 8, 18 और 32। अच्छा, मैजिक नंबर के सीक्वेंसेस याद करने की कोशिश करिए। इसका मैजिक नंबर का सीक्वेंस होता था 2, 8, 8, 18, 18, 32, लेकिन इसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। पहला सन्नाटा 8, 8, 18, 18, 32, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। इसको याद करिए, पहला, दूसरा, तीसरा सन्नाटा 18, 18, 32। क्या जिसमें पहली बार 32 आया है उसमें साइज बराबर हो गया बेटा? हाँ। आइए, इसके बाद उनके मैजिक नंबर का सीक्वेंस ऐसे याद किया था, याद करिएगा क्या था सीक्वेंस, याद करने की कोशिश करिएगा। 8, 8, 18, 18, 32, 32, सन्नाटा 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। क्या इस ग्रुप में पहली बार 32 यहां आया है बेटा? हाँ, पहली बार 32, पहली बार 32। और 4 से लेकर 12 का सीक्वेंस होता था 18, 32, 32। जहां पर भी पहली बार 32 का गैप आएगा
वहां पर कॉन्ट्रैक्शन आपको लगाना है कौन सा, LC 32 का गैप। 32 का गैप क्यों लिख रहा हूं, एफ लाना है, एफ लाना है तो मैजिक नंबर 8 तो लगेगा नहीं, 18 तो लगेगा नहीं, 32 लगेगा, और 4F लाना है, मतलब पहली बार 32 आना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार अगर 32 आया तो वो 4F को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो 5। तो अब आप या तो 32 के गैप से याद कर लो, पर ये 32 का गैप हर जगह मत ले लेना, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगाना है उन्हीं का साइज बराबर करना, 16, 17, 18 का साइज बराबर मत कर देना, जहां कॉन्ट्रैक्शन है उसको पहचानने का तरीका आपको ये बताया गया। ठीक है, चलिए अब आगे इसके ऑर्डर्स लिख रहा हूं मैं, और ये जो भी बातें यहां लिखी गई है इसको यहां पर आप चेक करते रहिएगा, वेरीफाई। ठीक है, पहले जो ग्रुप्स आपके सामने लिखे बेटा, पूरा एस ब्लॉक, बाद वाला आधा पी ब्लॉक, जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, वो वाले ग्रुप है। लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। अब पी ब्लॉक में 13, 14, 15 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता है, फिर डी ब्लॉक अलग से डिस्कस करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, SE है ना, शील्डिंग इफेक्ट। चलेगा, अब इधर ध्यान दीजिएगा बेटा 2 मिनट के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हमने ग्रुप 1, 2, 16, 17, 18 लिखा था, जो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप थे। अब यहां पर 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ट्रेंड्स बताए थे उसमें हम लोगों ने ये देखा था बेटा कि ग्रुप 13 के अंदर बैंगन से आलू जाने पर साइज इंक्रीज हुआ, आलू गाजर का साइज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू TC, और फिर गैलियम से इंडियम साइज बढ़ा, और इंडियम थैलियम में क्या लगा बेटा, LC। ग्रुप 14 में कोई TC नहीं लगेगा, सीधे LC लगेगा, LC लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, बैंगन से आलू जाने पर साइज इंक्रीज हुआ, आलू गाजर में क्या लग गया बेटा, TC, और इन थैला में क्या लग गया बेटा, LC। यहां पर कोई TC नहीं लगेगा, सीधे LC, सीधे LC। अब एक बात ये आ रही है, ध्यान सुनना, ध्यान समझना जो पॉइंट बोल रहा हूं। देखो, मैंने आपको ये बोला था कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, A, B और C, मैंने बोला था B और C का साइज लगभग बराबर हो जाता है, और लगभग बराबर होकर कुछ इस तरह की कंडीशन आपको ग्रुप में देखने को मिलेगी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मैंने बोला था C का साइज छोटा होकर लगभग B के बराबर हो जाएगा। मैंने बोला था ये लगभग के 2 मतलब निकल सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट बात करूं तो या तो ऐसा हो सकता है, या एग्जैक्ट बात करूं तो ऐसा कुछ हो सकता है। लगभग बराबर के ये 2 मतलब है। हमेशा जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बेटा बी के मुकाबले बताइए सी में क्या एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। अगर एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ होगा तो वो जो नया शेल है वो इसके बाहर आया होगा, भले बिल्कुल चिपक के आया होगा लेकिन इसके बाहर आया होगा, तो क्या इसका साइज समवॉट थोड़ा बहुत बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं जाऊं तो बी और सी में एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से जब हम जाएंगे तो सी का जो साइज है वो बड़ा मिलेगा, लेकिन लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग साइन कौन सा यूज करेंगे बेटा, ग्रेटर देन या इक्वल टू का। इधर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी जगह में कॉन्ट्रैक्शन लगा है, ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगा है, ऊपर वाले और नीचे वाले में जिनका साइज हमने बराबर रखा है, नीचे वाले का साइज थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ है। यह बात हर जगह फॉलो होगी, 2 जगह को छोड़कर। ध्यान सुनेगा, जनरली नीचे वाले का साइज बड़ा होगा, लेकिन 2 जगह इसका उल्टा होगा, और वो 2 जगह वो है जहां पर पहली बार टीसी लगा था और जहां पर पहली बार एलसी लगा था। पहली बार टीसी लगा था मतलब वहां पर बहुत पावरफुल डी का कॉन्ट्रैक्शन आया होगा क्योंकि वो कंपनसेट नहीं हुआ अभी तक, और जहां पर पहली बार एलसी लगा होगा वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन बहुत पावरफुल लगा होगा। तो बेटा सबसे पहले टीसी, टीसी तो लगा ही एक ही जगह है, आलू गाजर, और सबसे पहली बार एलसी कहां लगा, हाफ डी। देखिए तो ट्रेंड क्या बन के आ रहा है, जहां पर पहली बार टीसी लगा और जहां पर पहली बार एलसी लगा, क्या सबसे पहली बार टीसी आलू गाजर में लगा था बेटा, हाँ। वैसे तो नॉर्मली जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है नीचे वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, लेकिन जहां पहली बार टीसी लगा, कहां लगा, आलू गाजर, वहां पर नीचे और ऊपर वाले में से बड़ा साइज किसका मिलेगा बेटा, ऊपर वाले का। जहां पर नॉर्मल ट्रेंड से नीचे वाले का साइज बड़ा होगा, लेकिन जहां पर पहली बार टीसी लगा और जहां पहली बार एलसी लगा, नीचे वाले में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा, और इसका साइज ऊपर वाले से क्या हो जाएगा बेटा, छोटा। तो ध्यान रखिएगा, आलू और गाजर में अगर कोई पूछे बड़ा कौन, आलू। बड़ा कौन, आलू गाजर में बड़ा कौन, दही बड़ा, मैदू बड़ा, आलू बड़ा। खाया होगा ना कभी जीवन में, आलू बड़ा, ठीक है। ये वैल्यू एनसीईआरटी में गिवन है। जब आप ग्रुप 13 की बात करेंगे, ग्रुप 13 का पी ब्लॉक आप रीड करेंगे, एनसीईआरटी पैराग्राफ के अंदर आपको दे रखा है एल्यूमिनियम का जो रेडियस है वो 143 पिकोमीटर दे रखा है, और गैलियम का जो रेडियस है वो 135 पिकोमीटर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं आलू गाजर में बड़ा कौन है बेटा, आलू, ठीक है। ध्यान रखना
एग्जाम में एग्जैक्ट ट्रेंड का क्वेश्चन आ चुका है पहले। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल वाला भी ऑप्शन दिया जा सकता है और एग्जैक्ट ट्रेंड का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। जब एग्जैक्ट ट्रेंड, मान लो ऑप्शन में एग्जैक्ट ट्रेंड भी है और इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल वाला भी ट्रेंड है, आप प्रायोरिटी हमेशा किसको दोगे बेटा? एग्जैक्ट ट्रेंड को दोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्ट ट्रेंड अगर आप इसका बनाने जाओगे तो बोरॉन से बड़ा हो जाएगा गैलियम, और गैलियम से बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। ठीक है, यहां पर भी इन दोनों में एग्जैक्टली बड़ा कौन है बेटा? पीबी, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर भी है। एग्जैक्टली बड़ा कौन है? बिस्मथ, ऑलमोस्ट बराबर भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आइएगा, यहां क्या आइएगा? उसी पे आइएगा। चलिए यहां पर देखें, नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोगों ने देख रखी है, याद करिए यहां पर एंट्री होती थी किसकी बेटा? एफ की, और उसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो साइज बढ़ता है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल, और वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आगे भी ट्रांसमिट हो जाता था। यहां पर इनके साइज बराबर होने का जो रीजन है वो क्या है बेटा? एलसी। साइज बराबर होने का रीजन क्या है? एलसी। साइज बराबर होने का रीजन क्या है? एलसी। ये जो ग्रुप नंबर 4 से 12 वाली कंडीशन आपको दिख रही है ना, यहां पर याद करें लैंथेनम और एक्टिनियम, क्या ग्रुप 3 में कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन लगता था या इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन जैसा आता था? इफेक्ट आता। तो यहां पर भी साइज अपन ऑलमोस्ट इक्वल कर देते हैं, लेकिन यहां कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। दूसरी बात, यहां पर पहली बार एलसी लगा है, जहां पर पहली बार टीसी लगे या जहां पर पहली बार एलसी लगे, वैसे तो ऊपर और नीचे वाले में जनरली बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन जहां पहली बार टीसी या एलसी लगेगा वहां पर बड़ा कौन होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला सबसे बड़ा ही 160 पिकोमीटर, 159 पिकोमीटर। डेटा मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, पढ़ ले बेटे। अच्छा इधर ध्यान दो, जर्कोनियम और हाफनियम की बात करें बेटा, इसको ध्यान समझना ना, ये पॉइंट है। अब यहां पर रेडियस में डिफरेंस देखिए 1 पिकोमीटर का है, और इससे पहले वाले में आप रेडियस का डिफरेंस देखेंगे तो 8 पिकोमीटर का है। मतलब वो जो एफ की शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है, इस वजह से यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और साइज ऑलमोस्ट सिमिलर पहुंच जाता है। दूसरी बात ये कि देखो, ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एस और पी ब्लॉक की मैं बात करूं तो इन सबका डेटा एनसीईआरटी ने हर ग्रुप के पहले टेबल में दे रखा है। डी ब्लॉक में ध्यान सुनिएगा ना, अपन पढ़ते बहुत कुछ है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या काम का है, क्या पता होना चाहिए और क्या छोड़ के जा सकते हो, समझना बहुत जरूरी है। आपको 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, जानेमन, स्कैंडियम, जिंक, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। 3D और 4D का वैल्यू, 3D का तो दिया एनसीईआरटी ने, 4D और 5D का वैल्यू एनसीईआरटी ने डेटा वाइज नहीं दे रखा, एक ग्राफ दे रखा, वो ग्राफ में अभी बनवा दे रहा हूं आपको। ऐसे 3D, 4D, 5D में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो यही क्वेश्चन है, केवल यही आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू एनसीईआरटी ने टेबल में दे रखा है और ये पैराग्राफ में दे रखा है। इसलिए 3D, 4D, 5D का आप पुराने पेपर उठा लेना हिस्ट्री में, जो आपको मिले। अगर आपको 3D, 4D, 5D का कोई ग्रुप का क्वेश्चन मिलेगा तो वो सेकेंड ईयर लाएंगे, ऐसी साइज में कभी नहीं मिलेगा एग्जाम में। यहाँ तो मार्केट में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, कभी नहीं मिलेगा आपको। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो टी जरा हाफ का मिलेगा। हमेशा जर्कोनियम हाफनियम ही पूछा गया है और जर्कोनियम हाफनियम ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वैल्यू केवल जर्कोनियम और हाफनियम की दे रखी है। इसलिए ये कम से कम अपने को जरूर पता होना चाहिए। उसके अलावा ब्लॉक डाउन द ग्रुप और कुछ जानते हैं, नहीं जानते, चलेगा काम। ठीक है, अब देखो इसको जनरलाइज कर दें अगर, तो 3 में तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन 4 से 12 में कॉन्ट्रैक्शन बेटा। और 4 से 12 में अगर हम जनरलाइज करें तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो 3D से बड़ा साइज किसका दिख रहा है बेटा? 4D का। और 4D और 5D का साइज लगभग बराबर है। उसका रीजन क्या है बेटा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को हम यहां पर ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं बेटा। ये जो ग्राफ है, ध्यान सुनना, ये जो ग्राफ है ये मेटालिक रेडियस का ग्राफ नहीं है, ये कोवैलेंट रेडियस का ग्राफ है। क्योंकि मेटालिक रेडियस में तो मन बड़ा हो जाता था तो ग्राफ इरेगुलर आता। ठीक है, ये कोवैलेंट रेडियस का ग्राफ है। याद करिए, स्कैंडियम से जिंक में फेकोनी का साइज लगभग बराबर। जिंक, स्कैंडियम से फेकोनी तक साइज कम हुआ और फेकोनी के बाद साइज बढ़ गया। क्या स्कैंडियम और जिंक में मैंने बोला था स्कैंडियम का साइज ज्यादा होता है बेटा? हाँ, कोई भी सीरीज हो, चाहे 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, सीरीज का पहला मेंबर और आखिरी मेंबर में पहले का साइज क्या होगा? ज्यादा।
दूसरी बात, सेकेंड ईयर लाएंगे, साइज देखिए, सेकेंड से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा लाएंगे, सेकेंड से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा लाएंगे, मतलब यहां पर आपको विजिबल डिफरेंस रहा है। लेकिन उसके बाद से फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड टी से बड़ा जरा, और जरा और हाफ का साइज लगभग बराबर, टी से बड़ा जरा और जरा और हाफ का साइज लगभग बराबर, मतलब यहां से ग्रुप 4, ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 12 तक, तो 4 से लेकर 12 तक 4D और 5D का जो ग्राफ है वो बिल्कुल आप चिपका के बना सकते हैं, बट मुझे यहां पर डिफरेंस शो करना है इसलिए मैंने दूर दूर बनाया। ये साइज ऑलमोस्ट बराबर रहेगा पर यहां डिफरेंस रहेगा, ये ध्यान रखिए नोट। अब इसमें आगे बढ़ते बेटा, यहां पर जो अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी है, यहां पर हमने डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के जो भी केसेस हो सकते थे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब हमें यहां पर जो डिस्कशन करना है वो ओवरऑल मैंने बोलता है 6 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, रेडियस को हमने काफी डिटेल में समझा क्योंकि रेडियस की मदद से हम लोग डाउन द ग्रुप में आगे आईई, ईए और ईएन को इसी से समझेंगे, इसलिए इसका डाउन द ग्रुप समझना बहुत जरूरी था। अब आगे जब हम लोग तीसरे और चौथे केस की तरफ चलते हैं तो बेटा तीसरा केस आता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, और चौथा केस मैं मान के चल रहा हूं अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक को, दोनों के लिए फैक्टर सेम ही है। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, और एक केस हम लोग यहां पर जो कंसिडर करेंगे वो केस आ जाएगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। अब इन दोनों केसेस के लिए सबसे पहली बात तो ये बेटा कि दोनों में फॉर्मूला मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए एक ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। मतलब यहां पर चार्ज का रोल आएगा। और एक बात समझ लें, एग्जाम में जब आप इन 6 टाइप को आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा एक कॉमन सा लॉजिक है दिमाग में अगर हो तो अपने को टाइप आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। आपको जब ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन आएगा तो बेटा या तो न्यूट्रल एटम्स दिए होंगे या चार्ज स्पीशीज दिया होगा। अगर न्यूट्रल एंटिटीज दे रखी हैं तो या तो वो पीरियड होगा या वो ग्रुप होगा या फिफ्थ और सिक्स, दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप, या रैंडम होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या एंटिटीज के ऊपर चार्ज दिख रहा है तो ऑब्वियसली या तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। तो इनके बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए चार्ज को देखकर, अगर चार्ज दिया हुआ है तो इनमें से कुछ होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो हो जाएगा Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और Z इफेक्टिव और रेडियस जो है वो क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला फैक्टर यहां भी काम आ जाएगा, और यही फैक्टर Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ये यहां भी काम आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के साथ। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको दिया गया O2 प्लस O O माइनस एंड O2 माइनस। दूसरा एग्जांपल जो आपको दिया गया या केस आपको दिया गया MnO, MnO2 और Mn2O7। यहां पर बोला है रेडियस ऑफ मैंगनीज, और एक केस आपको दिया गया सपोज क्रोमियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का अगेन एक और ऑक्साइड दिया और एक और ऑक्साइड दे दिया क्रोमियम का CrO3, और इसमें बोला रेडियस ऑफ क्रोमियम आपको आइडेंटिफाई करना है। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए इनको जरा ध्यान से देखिए। इनमें से फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। और ये जब चार्ज दिखे तो दो ही चीजें होंगी, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हैं या नहीं है बेटा, है। फॉर्मूला तो वही यूज होना है, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। दूसरा यहां देखिए, यहां पर आपको चार्ज नहीं दिख रहा या न्यूट्रल एंटिटीज दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपसे क्या पूछा है बेटा, रेडियस ऑफ मैंगनीज। क्या इसका मतलब है आपको एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज दिए हुए हैं बेटा? तो हाँ, मैंगनीज और क्रोमियम। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, चार्ज की। तो चार्ज आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, एंड आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट सब लोग निकाल सकते होंगे, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने का पैटर्न क्या है वो समझिएगा। पहली बात, अभी तो मैंने जो आपको केस दिए वो अरेंज करके दिए ऑलरेडी। एग्जाम में कई बार ये जो चार्ज वाले केसेस होंगे शफल करके दे देगा, जैसे एक माइनस इधर दे दिया, एक प्लस उधर दे दिया, ऐसे रैंडमली दे देगा, है ना। अभी तो मैंने लाइन से अरेंज करके दिया है 2 प्लस 1 प्लस, ऐसा एग्जाम में घुमा फिरा के दे सकता है। जब घुमा फिरा के देगा तो पहले तो अपने को चार्जेस को रीअरेंज करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको या तो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या नेगेटिव चार्ज दिखेगा या दोनों दिखेगा। जितने भी पॉजिटिव है उनको एक तरफ कर लीजिए,
जितने भी नेगेटिव है उनको एक तरफ कर लीजिए। आप नेगेटिव को इधर, पॉजिटिव को इधर भी रख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको ऐसा अरेंज करिए कि मोस्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे आ जाए, और नेगेटिव नेगेटिव को ऐसे अरेंज करिए कि मोस्ट नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे आ जाए। मतलब एक्सट्रीम एंड पे एक तरफ मोस्ट पॉजिटिव, एक तरफ मोस्ट नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट पॉजिटिव चलेगा। अब जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, और जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा तो रेडियस सबसे कम। और एक्सट्रीम एंड पे चले जाइए, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बन जाएगा, हमने रीअरेंज करा है। जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, और जेड इफेक्टिव सबसे कम तो रेडियस सबसे ज्यादा। मतलब ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। यहां पर देखिए, यहां सिर्फ पॉजिटिव है, आपने रीअरेंज कर लिया। जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, और जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा तो साइज सबसे छोटा। ये ऑर्डर इस तरह से बन के आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर। देखिए बेटा, सेकंड वाला जो केस है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और यहां पर आपको दे रखा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ध्यान से देखिएगा, एक बात समझे, यहां पर आपको जो आयंस दे रखे, चार्ज को देखते ही दिमाग में या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाना चाहिए। यहां पर एक बात बताइए, यहां पर एटम सेम है या डिफरेंट है बेटा? डिफरेंट। अगर सेम एटम पे चार्ज आए तो वो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट वाली कैटेगरी में जाएगा, और अगर अलग अलग एटम पे चार्ज दिख रहा है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, चेक करके देख लेना हमेशा, ठीक है? हो सकता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, चेक कर लेते हैं। आई होप आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा सबको। N3 - 10 इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा महारथी जिसको ये ना पता हो कि इसका 7 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल फॉर्म में, और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए, 10 हो गए, ठीक है ना? 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 12 - 2 13, 10 है सारे के सारे। इसी तरह से ये 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, 19 - 1 18, और इस तरह से ये सारे 18 है। एक बात समझे, ये जो 10 है या जो 18 है, क्या ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर है? 2 10 18 36 54 86, ठीक है? एक्चुअल में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता क्यों है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो आपको जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 10 18 36 ऐसा ही कोई नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब एक तरफ सारे पॉजिटिव, एक तरफ सारे नेगेटिव, एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव। जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, और जिसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा, और जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, जेड इफेक्टिव सबसे कम और साइज सबसे बड़ा। मतलब ये ऑर्डर डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको, नोट करें।